नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा आईपीएस ऑफिसर हैं जिनसे भविष्य में हम सबको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जब भी कोई युवा देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, वन सेवा, फॉरेन सर्विसेज, इनमें आते हैं तो हम बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। उदित पुष्कर जी हैं मेरे साथ, जो वर्तमान में जगदलपुर सीएसपी की भूमिका निभा रहे हैं। तो आज उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी यात्रा अब तक की रही है और आगे किस तरह से वो जीवन को देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ कैडर के युवा आईपीएस ऑफिसर उदित पुष्कर जी, जो सीएसपी जगदलपुर हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में उदित जी हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ कि टाइम मशीन जैसे कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं कि सहारनपुर के एक अच्छे स्कूल में हैं आप और 14-15 साल आपकी उम्र है, और ये उम्र सपनों और उमंगों की भी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि आगे क्या करना है। इंजीनियर एक बड़ा कॉमन एक थॉट रहता है जो उस उम्र में रहता है। तो थोड़ा सा अपनी पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड और अपने बारे में बताइए कि उस उम्र में आप क्या सोचते थे, किस तरह आगे जीवन को देखते थे। जब मैं क्लास 5th में था जी। तो मेरे साथ क्या था कि मैं टेबल टेनिस से जुड़ा रहा हूँ हमेशा। अच्छा। तो क्लास 5th में जब मैं था, हाँ। तो टेबल टेनिस मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। हम्म। मैं हमारे स्कूल में एक टेबल टेनिस एक स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ, हम्म। तो मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी थी। हम्म। तो मेरा जो बचपन है वो मतलब उसके अराउंड रिवॉल्व किया है। हम्म। तो मैं टेबल टेनिस में हमेशा मतलब रोज़ प्रैक्टिस करना, उसी तरह से तो मैंने क्लास 5th से लेकर क्लास 12 तक उसको कंटिन्यूसली परसू किया। हर दिन मैं करीब 3 घंटे अपना डेडिकेट किया करता था उसके लेकर। तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि 14-15 साल जब उम्र थी मेरी, तो मैं सिविल सर्विस तो मैं दूर दूर तक मुझे मालूम नहीं था। सोचा था। तो सिंस आई एम फ्रॉम a middle class background, my father used to work for State Bank of India and my mother is a homemaker, and so वही जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी तरह से हमको भी बोला गया कि यू विल चूज अ स्टेबल करियर, दैट दिस इज़ अ स्टेबल करियर, एक फोकस्ड पाथ है आपके लिए। तो हम भी उसकी के अंदर जो है वो शुरू किया और अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करा जेई के लिए। जेई के लिए प्रिपेयर करते करते फिर उसके अंदर फाइनली फिर नंबर लग गया तो चले गए वहाँ से। चले गए। लेकिन फिर भी टेबल टेनिस मैंने नहीं छोड़ा, मतलब मैंने कॉलेज के अंदर भी थ्रू आउट उसको प्रिपेयर किया। सिविल सर्विस केम लेटर इन माय लाइफ एज अ कॉन्सेप्ट। सिविल सर्विस वो मुझे जब मैं कॉलेज में 3rd ईयर में था, तो एक ऐसा एक अलुमनाई कनेक्ट प्रोग्राम होता है हमारे कॉलेज में भी, जो प्रीवियस सिविल सर्वेंट्स थे आईटी कानपुर के, उनको इनवाइट किया गया था। तो उसमें वेरी इमिनेंट पर्सनालिटीज लाइक डायरेक्टर सीबीआई एंड ऑल, they visited and they gave lectures about civil services. So as a young person who is looking for career opportunities ahead, not only in private sector but also in other fields, like what is out there, क्या क्या है बाहर। तो वो जब एक प्रोग्राम हुआ तो उसके बारे में मुझे जानकारी मिली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि अच्छा ये भी एक करियर पाथ चूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ से एक एक स्पार्क जगा कि अच्छा ठीक है, सिविल सर्विस वाज इन द बैक ऑफ माय माइंड कि अच्छा हाँ ये पाथ हम चूज़ कर सकते हैं। सर, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी प्लीजिंग है, ईश्वर और माता पिता से मिली है। कुछ सुझाव नहीं मिले आपको आपके करियर के शुरू में 20-21 साल की उम्र में कि मॉडलिंग करना चाहिए, थोड़ा सा एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी देख लो, थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में भी जाइए, क्योंकि एक समय होता है दोस्त बड़ा खुलकर कहते हैं चीज़ें आपसे। नहीं मतलब आई एम रियली फ्लैटर्ड कि आपने बोला। मुझे ऐसा तो कोई नहीं बोलता है जी। लेकिन ऐसा कोई कभी कोई ऐसा प्लान नहीं था, ना ही किसी ने ऐसे मुझे अप्रिशिएट किया कि आपको जाना चाहिए। जी जी। तो हो सकता है ये जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है ये हमारी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करती है। यस। वो पॉलिश वर्दी से खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं है सर। जी सर। और वो एक प्राइड और एक ताकत और एक डिग्निटी जो देती है, दैट इज अल्टीमेट। डेफिनेटली इट गिव्स यू जी। एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग इसको कॉन्फिडेंस पाने के। आता है।
जी बिकॉज इसकी हिस्ट्री रही है, जी 150-100 साल की जी लेगेसी रही है जिसको हमको सौंपा गया है। मैं भी बहुत लकी फील करता हूँ कि मुझे इसको पहनने का मौका मिला है, निश्चित तौर पर और सर। मैं इसको उसी गर्व से पहनूंगा जिस गर्व बिल्कुल, से मैंने बहुत पहली शुभकामनाएं बार इसके लिए सर। ये बताइए मुझे कि जब आपने इंजीनियरिंग पूरी की, जॉब भी कर लिया, लेकिन बैक ऑफ माइंड में तो था कि करना है अखिल भारतीय सेवा, तो जब कुछ अटेम्प्ट्स में कामयाबी शुरू में नहीं मिली, तो निराशा का जो डंक होता है, निराशा जब हमला करती है तो सर ये भयानक हमला होता है। और उस वक्त ऐसा लगता है कि अच्छी भली ज़िंदगी तो है, बढ़िया कमा रहे थे वहाँ भी, और आप जिस इंस्टीट्यूशन से आए हैं वहाँ तो करोड़ों के पैकेजेस होते हैं, तो पैसा तो जाहिर है, मैं समझ सकता हूँ कि वो अट्रैक्शन नहीं था आपका। आपका अट्रैक्शन था कुछ करना है, लोगों की सेवा करनी है, एक ऐसी ऐसी नौकरी हासिल करनी है जहाँ मीनिंगफुल हो ज़िंदगी, क्योंकि पैसा तो वहाँ बहुत है। तो कैसे इन नाकामयाबी के इस हमले से आप कैसे निपटे? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे जब हम शुरू करते हैं तो पहले तो यूपीएससी का इतना कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन होता है कि उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम लगता है। मतलब 2 अटेम्प्ट तो आपको मुझे मतलब ये समझने में लग गया कि अच्छा मैं गलत क्या कर रहा हूँ और डायरेक्शन क्या है। दरअसल क्या है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज इन द सिलेबस, और तो पर आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, तो शुरू में आपको नहीं मिलती। जब वो डायरेक्शन मिल जाती है उसके बाद अच्छा आपको समझ में आता है कि अब मुझे इस तरीके से काम करना है, अब मुझे इस तरह से जाना है। तो 2 अटेम्प्ट में जैसे बताया कि शुरू के जो 2 अटेम्प्ट थे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले रहे। मतलब आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, मतलब आई वाज गुड इन प्रीलिम्स, मैं हमेशा क्लियर करता था जी मतलब फैक्ट बेस्ड अच्छा था। बट जो आर्टिकुलेशन जो था ना, जो मेंस में आर्टिकुलेशन रिक्वायर्ड होता है, राइटिंग पार्ट, हाँ उसमें मैं मतलब कमज़ोर था। और मैं खुद से ही सोचता था कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने और लोगों का देखा कि बाकी जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, तो फिर वही मैंने कुछ बदलाव किया उसके अंदर, थोड़ा अपना जो आंसर राइटिंग में डेटा जो था उससे बैक करना शुरू करा। कहीं कहीं चीज़ों पे मैं ज़्यादा अड़ जाता था कि नहीं आई विल प्रूव दिस पॉइंट, तो वो मैंने बंद किया उसको करना कि नहीं, हम वी शुड राइट एन आंसर फॉर अ ले पर्सन टू अंडरस्टैंड। इस तरह की अप्रोच जो थी वो मैंने चालू करी। तो मैंने बताया कि दो अटेम्प्ट में तो आपको, मुझे भी नहीं आइडिया था कि अच्छा कि गलत क्या कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जब पता चला तो फिर उसके बाद करना शुरू करा। 1 more attempt I took and then finally देखा कि अच्छा हाँ ठीक है। ये थे आपने 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें कही। एक बात आपने कही कि आपने लेमैन के लिए लिखना शुरू किया, तो कई सारे एस्पिरेंट्स जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, ये उनके लिए बड़ा वैल्यूबल टिप हो सकता है कि आपको लिखना ऐसा है कि आपका अपना ज्ञान नहीं दिखे उसमें, आपने कितना पढ़ा है उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से आप लिख रहे हो कि मैं बड़ा जानता हूँ इस सब्जेक्ट को, ये डेटा सपोर्ट कर रहा है, ये डेटा सपोर्ट कर रहा है। आपको लिखना बिल्कुल वैसी है जैसे एक आम व्यक्ति को आप समझा रहे हैं। इज इट ट्रू सर? यस जी यस। जी आई मीन क्या है कि हो सकता है कि जो मतलब आई ऑल्सो डोंट नो इवेल्युएशन प्रोसेस है क्या, लेकिन वी कैन फेयरली मेक एन एजुकेटेड गेस कि कोई जनरलिस्ट जो है उसको चेक करेगा। ही मे बी स्पेशलाइजिंग इन वन सब्जेक्ट, but when it comes to questions and answers of other subject, he only knows bare minimum, and that you need to show him कि okay that you are well aware of the question which जो उसके अंदर डिमांड किया जा रहा है। अब if you write lots of data, for example there is a question on agriculture, if you pack it with too much data तो वो भी एक ब्लैंड रीडिंग हो जाती है किसी के लिए कि इतना डेटा, मतलब फॉर अस बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर 3 years, हम हर साल देखते हैं कि इस साल कितना बढ़ा कितना घटा एग्रीकल्चर में, कितनी वृद्धि है, लेकिन मे बी वो नहीं जान पा रहे हूँ उतने डेप्थ में। तो मैं मतलब मुझको यही है कि आप एक ऐसा बैलेंस्ड आंसर लिखें जो एक कॉमन आदमी को समझ आ जाए और उसको बस ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ओके दिस पर्सन नोज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। आई थिंक जी। दूसरी बात आपने कही सर कि उन लोगों से जो सफल हो रहे थे, क्योंकि हम जैसे इस समय आप एक सफल व्यक्ति के तौर पर एस्पिरेंट्स के सामने हैं जो अखिल भारतीय सेवा आना चाहते हैं, लेकिन ये जो सफल व्यक्ति कैसे सफल हुआ है इसको बहुत समझाने की कोशिश करने के बाद भी उस एंड पर बैठा आदमी जो अभी सफलता के लिए कोशिश कर रहा है, कई बार वो अपने हिप्नोसिस में इतना रहता है कि
कि वो नहीं समझ पाता। ये तो वही है, मतलब इसमें तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही काम आता है। बिल्कुल ठीक सर, वेरी हमेशा आपको हो सकता है कि आज प्रोफेशन में आके भी मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हर दिन की एक्सरसाइज है जो आपको करनी पड़ती है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, डेफिनेटली क्या है कि इफ़ यू आर फेलिंग कंसिस्टेंटली तो देर इज़ अ पैटर्न, और वो एक ट्रेंड है जो चेंज नहीं होगा इफ़ यू अनलेस यू चेंज समथिंग। अगर आप खुद कुछ चेंज नहीं करोगे तो वो ट्रेंड भी चेंज नहीं होगा। तो यही बात अगर नोटिस की जाए कि अच्छा ठीक है कुछ गलत हो रहा है, अगर इतना ही किसी ने नोटिस कर लिया कुछ गलत हो रहा है, समथिंग नीड्स टू बी चेंज, कुछ अप्रोच में चेंज होना चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज होना चाहिए, अगर ये हमने मतलब अपने संज्ञान में ले आए तो मेरे ख्याल से वहीं से शुरुआत हो जाती है। जी। एक और सर जो बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आता है कि सफलता का कोई फार्मूला नहीं है सर, ना हो सकता। ये वेरी करता है, जैसा आपने कहा, पर्सन टू पर्सन, कि आप रिट्रोस्पेक्शन कीजिए और एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक हार्ड, एक अपने को बिल्कुल तरीके से कड़ी मेहनत के अलावा देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। इसमें तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर एस्पिरेंट्स अगर सुन रहे होंगे तो, कि आपको मतलब कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है इसमें। कंसिस्टेंसी, निरंतर निरंतर निरंतर, हाँ, हर दिन लगातार लगातार। लगातार लगातार कुछ ना कुछ। आप कितने घंटे पढ़ते थे? अब ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है कि तो मतलब लोग सेलेक्ट होने के बाद बोलते हैं कि मैं 12 घंटे 16 घंटे पढ़ता था। तो मैं तो नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं कभी 16 घंटे मैंने पढ़ाई की। मतलब मेरा टारगेट रहता था, वो टारगेट को अचीव करके मैं सेटिस्फाई हो गया अगर, तो मुझे अच्छा लगता था कि अच्छा ठीक है आज का मैंने सेट किया था वो कर लिया। और वो टिपिकली ऐसा था कि 6 से 7 घंटे में ख़त्म हो जाता। इफ़ यू डेडिकेटेडली वर्क 6 to 7 hours, आई थिंक इट्स इनफ। इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान कभी मन हुआ गिव अप करें, छोड़ें आप? नहीं? हाँ, मल्टीपल टाइम्स। अरे वाह, ये बड़ी बहुत ईमानदारी से आपने ये बात की। बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि मतलब आसपास के सर्कल में लोग जो थे वो तरक्की कर रहे हैं, दे आर यू नो, उनको प्रमोशंस हो रहे हैं, लोगों को बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कोई हायर एजुकेशन परस्यू कर रहा है। इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो पीपल आर गेटिंग मैरिड, इस तरह से ना, मतलब वी आर स्टक इन दिस प्रोसेस। अब ऐसा भी लगता था कि अच्छा यार बस थोड़ा सा ही क्लोज है, मतलब यू नो लेट्स सी अनदर टाइम, थोड़ा सा ही क्लोज है, थोड़ा सा ही क्लोज है। तो ऐसा तो होता ही है, करने का मन करता है, लेकिन फिर वही इवैल्यूएट करो कि अच्छा वेयर डू आई स्टैंड। इफ़ यू स्टैंड थोड़ा सा ही क्लोज तो आप और मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लगता है कि यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, अगर पता चल जाता है वो ना, आप 1 साल 2 साल आप जब प्रिपेयर करने लगेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने 100 में से मैंने कितना प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने एम आई 20% प्रिपेयर्ड या 40% प्रिपेयर्ड या 70% प्रिपेयर्ड। जी, टॉपर्स भी 55% ही स्कोर कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। राइट। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये भी हमने सुना है सर कि आप राइटिंग अपनी जितनी अच्छी करेंगे, आपको इंटरव्यू पे उतना डिपेंडेंसी आपकी नहीं होगी। तो आपने भी इस स्किल को समझा था कि मैं जितने अच्छे पेपर्स लिखूंगा तो इंटरव्यू के मार्क्स पर मेरी निर्भरता कम होगी। सर ये तो रहता ही है कि आप डेफिनेटली अगर उसका वेटेज देखेंगे, इंटरव्यू इज़ ओनली अराउंड 275 to 300 मार्क्स का इंटरव्यू है, जबकि जो मेंस टोटल मिलाकर बहुत ज़्यादा है, मतलब उससे 5 times 6 times जो रहता है उसका। तो अगर आप वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे स्कोप भी है ना, आपको 27 hours ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, एंड दैट इज़ आप खुद बैठ के लिख रहे हो उसको। इंटरव्यू में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका दिन अच्छा भी हो सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता है। यू मे हैव अ बैड डे, कुछ भी हो सकता है उसमें। हाँ। तो जिसके लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेंस के लिए, तो उसमें ज़्यादा स्कोर करना बेहतर रहेगा। ये तो सभी की स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन वही है कि ना इसमें भी विनर्स जो वही होते हैं जो मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों ही अच्छे से कर पाते हैं। हमने सर ये भी सुना है कि इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं मालूम है तो ऑनेस्टली बोलिए नहीं मालूम है, और अगर मालूम है तो उसमें भी ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए, हम्बल तरीके से एक जिज्ञासा के साथ बात कीजिए। ये ना लगे कहीं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं या आपको कुछ भी पता नहीं है, दोनों के बीच में खड़े रहिए। नहीं, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, एक्सेप्ट कर लेना कि आई डोंट नो। और क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और यू नो डीलिंग विद सोसाइटी, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। तो हो सकता है कि आपको कुछ नहीं पता हो, बट ये एक्सेप्ट करना एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि अच्छा मुझे नहीं पता,
मुझे इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो फिर वो असेस करेंगे कि अच्छा आपकी ऑनेस्टी है, लेकिन इफ़ यू लैक डेप्थ ऑफ नॉलेज, तो मेरे ख्याल से सेफ स्ट्रैटेजी यही रहती है कि अच्छा अगर नहीं पता है तो उसके बारे में आपका नॉनसेंस। इंटरव्यू कैसा रहा था? कहीं उलझे थे आप या सब कुछ बड़ा स्मूथ था? नहीं, मैं तो उलझाते तो हैं ही, सब लोगों को ही उलझाया जाता है, जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस थ्रो किए जाते हैं जो एकदम जिसके बारे में, फॉर एग्जांपल मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन के बारे में मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो आई पोलाइटली सेड कि सर आई नीड टू रीड अबाउट दिस मोर, मुझे नहीं है जानकारी, मैं नहीं बताना चाहूँगा मतलब पैनल को कि इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, और फिर मैं कुछ ना कुछ गलत बोल दूँ और फिर वो कहेंगे कि अच्छा मतलब, बिकॉज इफ़ समवन इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम हिज फील्ड तो उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पता होगा। तो अगर आप 20% भी राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, आई विल डेफिनेटली नो कि अच्छा ये तो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसे ही, तो वो ज़्यादा बैड इंप्रेशन देता है पैनल बिल्कुल को। सही बात है, क्योंकि वो एक बड़ा टेक्निकलिटी भी जुड़ी है उससे। एक ज़िंदगी का सर बड़ा अहम पड़ाव है, जैसा आपने जिक्र किया कि प्रिपरेशन के दौरान भी आप देखते थे कि आपके साथियों की शादियां भी हो रही थी और घर से भी एक प्रेशर रहता है। आपने भी दाम्पत्य जीवन में रिसेंटली, मेरे ख्याल से 1 साल ही हुआ है, आपने प्रवेश किया, तो आपकी जो जीवन संगिनी है वो इट वाज अ अरेंज सॉर्ट ऑफ थिंग, या ये एक आप पहले से एक दूसरे को जानते थे, लव कम अरेंज मैरिज रही है ये? दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो आई रिसेंटली गॉट मैरिड, ऐसा नहीं है 1 साल से हाँ, नहीं, तो 1 साल भी नहीं हुआ आई अभी। मैरिड 2 months बैक। वाह, वो बहुत बधाई आपको जी। जी। थैंक यू। एंड आई मैरिड यू नो माई my now wife, हाँ, then girlfriend from college. कॉलेज, So हाँ we were हाँ together from हाँ college. हाँ हाँ। From college में मिले थे IIT कानपुर. She is also from IIT कानपुर, हम्म, and she is currently serving as an officer, IPS officer in UP. यूपी, हाँ Yes. हाँ। तो मतलब हम दोनों साथ में मिले, हमारा थॉट्स मैच होते हैं, कंपैटिबिलिटी सही रहती है, हाँ वी हाँ। बोथ शेयर द सेम हम्म, ड्रीम्स, पैशंस, आउटडोर एक्टिविटीज़। हम्म, तो एक अच्छा ट्यूनिंग रहता है। हम्म, और फाइनली वी एंटर्ड द सर्विस टुगेदर। हम्म, We entered in the same batch, हम्म, in the same service, हम्म। and we did our training also together, अरे वाह, police training जो इन हैदराबाद। है in Hyderabad. हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो जितना मैं आपको अभी तक की बातचीत से समझ पाया हूँ, आप थोड़े इंट्रोवर्ट लगते हैं मुझे, और मुझे लगता है कि जो आपकी जीवन संगिनी है वो शायद, क्योंकि ये मैंने भी अपनी डेस्टिनी में देखा कि मैं भी इंट्रोवर्ट रहा तो वो एक्सट्रोवर्ट थी। ये शायद मैरिजेज आर मेड इन हेवन जो कहा जाता है, तो क्या ऐसा उनके साथ भी है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स में काफ़ी उनका एक्सीलेंस है? हाँ नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जी इतना खुल के मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ जितना वो कर पाती हैं। जी। और अच्छा है, ये अच्छा बैलेंस रहता है हम दोनों के बीच में। वेरी ट्रू सर। एंड वेयर आई नीड टू स्टेप इन, वेयर शी नीड्स टू स्टेप इन फॉर सर्टेन थिंग्स। So I think this combination is working for us. जी जी जी। लेकिन इसके बीच में ये भी है कि क्या आगे आपको देखना पड़ेगा कि वो मध्य प्रदेश कैडर के लिए कहीं कोई विकल्प देखें, या आप उत्तर प्रदेश के लिए, या आपको लगता है दोनों राज्य पड़ोसी राज्य हैं, कोई दिक्कत भी नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा हाँ। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दैट वी आर देयर इज अ प्रॉब्लम। हम्म, सी व्हेन यू सीक अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, हम्म, व्हेन देयर इज नन सो यू डोंट। जी अगर जो भी सही लगेगा वो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वी आर परस्यूइंग आवर प्रोफेशन डेडिकेटेडली, हम्म, एंड अभी तो ऐसा कोई थॉट नहीं। ऐसा कोई थॉट नहीं। मदर के साथ ही हैं आप, या मदर सहारनपुर में ही हैं, या दीदी के साथ? हाँ मेरी मदर अभी फिलहाल सहारनपुर में जी रह रही हैं। जी मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ आगे रहें, लेकिन जी अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जी फिलहाल वो नहीं रह पा रही हैं मेरे साथ। जी जी जी। कंक्लूड करूंगा 2-4 सवालों के साथ। आगे किस तरह जीवन को देखते हैं आप? एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स की एक थ्योरी है, जो गीता की थ्योरी है कि जीवन जैसा है आप उसको करते चलिए। थ्योरी ऑफ कर्मा है कि आपको जो करना है करते चलिए और जीवन को स्वीकारते चलिए। ये है आपकी लाइफ, या आप देखते हैं कि कुछ और आपकी सोच भी है? नहीं, ये तो मतलब मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में मैं यही कहूँगा कि ये तो है ही, मतलब
इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। हम्म। फॉर एग्जांपल, हम्म। मैं यूपी का रहने वाला हम्म। और मुझको छत्तीसगढ़ हम्म। आया, हम्म। ये डेस्टिनी थी, हम्म। मैं इसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। हम्म। हम्म। तो इसको तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल सही। सबको करना चाहिए, जो भी आपकी डेस्टिनी है, वेरी ट्रू। जो भी आए। लेकिन वही है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम, मेरा ऑप्शनल जो था उसमें एक पॉसिबिलिज्म होता है, तो एक डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म जो एक्सटर्नल चीज़ें डिटर्मिन कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं उसको एक सही शेप देने के लिए। तो अपनी जो डे टू डे फायर फाइट्स हैं उसको आप सरल बनाने के लिए काम कर सकते हैं। डेस्टिनी तो रहेगी, जो बिगर पिक्चर है वो तो पैन आउट होती रहेगी, लेकिन टू मेक योर लाइफ इजियर यू कैन डू सर्टेन थिंग्स। तो ये मेरा मानना है, हर दिन प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड फील करें, ओके आज मैंने कुछ किया है, आज मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को भी, प्रोफेशन को भी, अपने विभाग को भी और अपने आप को भी। तो यही मेरी एक छोटी सी इसमें सोच है। इससे ज़्यादा मैं बहुत भी पॉजिटिव सर, बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी, और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तरफ आपकी दृढ़ता होती है और एक तरफ जो चीज़ें आपके जीवन में घट रही हैं, आप दृढ़ता से सिर्फ अपने कर्म को कर सकते हैं, लेकिन अपनी डेस्टिनी को आपको एक्सेप्ट ही करना होगा, और उससे लड़ने की कोशिश कई बार थका देती है, परेशान भी करती है। कंक्लूड करूँगा, कोई आपका अब तक का अनुभव, जो छत्तीसगढ़ एक बहुत ही सरल राज्य है, बहुत सिंपल लोग हैं, अ, आप जिस राज्य से आते हैं वो देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, पॉलिटिक्स और तमाम सिस्टम में भी एक अलग किस्म की बात नज़र आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक बहुत ही 24 साल की उम्र है, अभी एकदम युवा है, कड़ियल नौजवान है छत्तीसगढ़। कैसे देखते हैं, और कोई ऐसा अनुभव हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो छत्तीसगढ़ में मुझको करीब 1 साल, मतलब 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और पहले तो मैं रायगढ़ में था, वो मैदानी इलाके हैं। अभी फ़िलहाल 6 महीने से मैं बस्तर में पदस्थ हूँ। तो वहाँ का मैं, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैदानी इलाके और बस्तर में भी काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर मुझको, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझको काफ़ी अच्छा फील होता है, मतलब मुझको काफ़ी पॉजिटिव लगता है यहाँ पर। अब सिंस मैं थोड़ा सा आउटडोर्स ही हूँ, मतलब मुझे बाहर जाकर थोड़ा सा समय बिताना पसंद है, तो मुझको काफ़ी अच्छा सूट करता है यहाँ का वेदर, यहाँ का फॉरेस्ट्स। तो मैं कॉन्स्टेंट, मतलब मेरा है ये आदत कि यहाँ पे एक लामनी पार्क है, उसमें रेगुलरली जाकर थोड़ा सा समय बिताना, अपना कुछ सोचना आगे क्या है, तो इस तरह का मुझे लगता है। बाकी छत्तीसगढ़ युवा है, ये आपने सही कहा, लेकिन एक यूनिक पर्सनालिटी है छत्तीसगढ़ वेरी की। ट्रू। तो यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर वैसा नहीं है, बट देन एक, जैसे बस्तर में एक ट्राइबल आइडेंटिटी है, एक इनके तौर तरीके अलग हैं, यहाँ के जो विलेजेस हैं वो अलग हैं, यहाँ पे रहने का तरीका अलग है। तो उसको फैक्टर करते हुए आई थिंक छत्तीसगढ़ हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन स्टेट्स। एंड आई थिंक ये पर्सनालिटी ही छत्तीसगढ़ को अपना एक एक क्या बोलेंगे आइडेंटिटी देती है, और एक अच्छी चीज़ है ये। जी, आपकी हॉबीज़ में क्या क्या हैं? फिल्म देखना, पढ़ना, या मेरी हॉबीज़ में दरअसल मैं 2 हॉबीज़ में काफ़ी टेबल टेनिस तो मैं जानता हूँ। रिगरसली परस्यू मैंने इन हाँ। इन प्रेजेंट टाइम आई एम परस्यूइंग 2 हॉबीज़ वेरी हाँ। रिगरसली। वन हाँ। इज गार्डनिंग। गार्डनिंग। यस, हाँ। हाँ। गार्डनिंग मतलब ऐसा ही कि थोड़ा सा अभी यहाँ पर घर मिला है, इसमें जगह है, तो ऐसे एक नया शौक मिला है, बॉन्साई के बारे में, क्या होता है बॉन्साई, क्या होता है, ये सब गार्डनिंग वगैरह के बारे में थोड़ी दिलचस्पी जाग रही है। और दूसरा है कि मैंने पहले शुरू किया था, करीब आज से 5 साल पहले मैंने गिटार सीखना शुरू किया था, तो उसमें मैं काफ़ी आगे बढ़ रहा हूँ जी। तो यही 2 हॉबीज़ आजकल मैं परस्यू कर रहा हूँ, बिकॉज टेबल टेनिस फ़िलहाल मैं अभी परस्यू नहीं कर पा रहा हूँ जी। फॉर सम रीजंस। वाह वाह वाह। और एक दिन पहले जब बस्तर में मेरी बात हो रही थी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से, मुझे पता चला कि वो भी गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। अरे डेफिनेटली, ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ अभी तक। और मुझे पता चला कि वो कभी किसी ऑर्केस्ट्रा का भी हिस्सा रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब
एक अलग क्योंकि माफ़ कीजिएगा ऐसा नहीं राजनेता कोई मंगल ग्रह से आता है, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी एक बड़ी बड़ी अलग किस्म की एक राय रहती है कि बहुत तेज़ तर्रार होंगे, बहुत शुरू से भाषण अच्छा देते होंगे, लेकिन जब ये सुनने को मिलता है तो समझ आता है नहीं वो भी उसी तरह के। तो गिटार है तो सिंगिंग भी थोड़ी बहुत सर या नहीं? गा लेते हैं कभी कभार, यहाँ पर तो आजकल काफ़ी प्रैक्टिस करने को मिलता है अच्छा। क्योंकि पुलिस जी। पुलिस में कल्चर होता है कि हाँ। कैरियोके इन सिंगिंग ऑल, हुँ, तो कर रहे हैं उसमें प्रयास धीरे धीरे। प्रयास उसमें भी चल रहा है। थोड़े हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पर जो हाँ। मौका देते हैं हमको भी परफॉर्म हाँ, करने हाँ, का, हाँ, हाँ। तो चलता रहता है सर वो। बहुत अच्छा लगा सर और बहुत शुभकामनाएँ आपसे बात करके अभी तो फिलहाल कि एक ऐसे नहीं गुनगुनाना चाहूँगा। ऑफिसर जो ज़िंदगी को न सिर्फ स्वीकार हाँ करके आगे बिल्कुल, बढ़ रहे हैं बल्कि एक बहुत पॉजिटिव जिनका नज़रिया है जीवन को लेकर, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें। थैंक यू और सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वर्जन सेम ऑफ हियर सर, अफसरनामा। सेम थैंक यू। हियर। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।